हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे ASP.NET कोर के 100 इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन ASP.NET कोर से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है डिपेंडेंसी इंजेक्शन से रिलेटेड। भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस इंटरव्यू क्वेश्चन के बगैर मैं कहता हूँ कि कोई भी ASP.NET कोर का इंटरव्यू कंप्लीट ही नहीं हो सकता। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल, और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Programmenter. Let's build your career. तो भाई देखो, ASP.NET कोर 100 इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स की जो लेक्चर सीरीज है, इसके अंदर आज हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 1 में से, क्योंकि अभी तक हमारे ये 20 क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए हैं। और मैंने बताया था कि 20 क्वेश्चंस हमारे पास ASP.NET कोर के जो फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट हैं उनके ऊपर बेस करते हैं। ठीक है, सही। तो अब यहाँ पे आ जाओ। ये सारे क्वेश्चन जो कि हम मॉड्यूल 1 में डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सर्विसेज की बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पे आ जाओ। देखो सवाल क्या है आपके पास, व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है भाई। देखो पहले तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन मतलब ये जो दो वर्ड्स हैं इनको समझो। डिपेंडेंसी मतलब हमारी एप्लीकेशन है, वो उसको एक रिक्वायरमेंट चाहिए। इसका मतलब हमारी एप्लीकेशन किसी एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। और वो चीज क्या है, वो चीज कोई भी सर्विस हो सकती है। मतलब हमारी एप्लीकेशन को वो सर्विस चाहिए। इसका मतलब हमारी एप्लीकेशन उस सर्विस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो सर्विस बेसिकली क्या हो गई, एक डिपेंडेंसी हो गई। अब उस डिपेंडेंसी को हमें इंजेक्ट करना है अपनी एप्लीकेशन में। मतलब उस डिपेंडेंसी को, उस सर्विस को हमें यूज़ करना है अपनी ASP.NET कोर एप्लीकेशन में। तो उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। मतलब हमारी एप्लीकेशन के अंदर, ASP.NET कोर एप्लीकेशन के अंदर जहाँ जहाँ उस सर्विस की हमें ज़रूरत है, वहाँ वहाँ हम उस सर्विस को, उस डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। तो ये तो इन दो वर्ड्स की मीनिंग हो गई, सही है। तो अब इसका शॉर्ट आंसर क्या होगा जो आप इंटरव्यू में दोगे। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज अ डिजाइन पैटर्न। मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यहाँ पे क्या कह रहा है, एक डिजाइन पैटर्न कह रहा है, जिसके अंदर क्या होता है, दैट अलाउ अ क्लास टू रिसीव ऑब्जेक्ट्स इट नीड्स फ्रॉम आउटसाइड इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग दोज ऑब्जेक्ट्स इज सेल्फ। इसका मतलब भाई देखो, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, एक डिजाइन पैटर्न है ASP.NET कोर का। इसके अंदर होता क्या है कि भाई एक क्लास है, उसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, और वो ऑब्जेक्ट उसे कहां से मिलेगा, बाहर से मिलेगा। ठीक है, मतलब वो जो क्लास है उसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो जिस ऑब्जेक्ट की जरूरत है हमारी क्लास को, वो ऑब्जेक्ट हमारी क्लास खुद से नहीं बनाएगी। मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर हमें किसी क्लास की ज़रूरत है तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट हम अपनी क्लास में बनाते हैं और फिर उस क्लास को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे पता है क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जो क्लास है हमारी, वो आउटसाइड से क्या करेगी, ऑब्जेक्ट्स को रिसीव करेगी, ना कि वो खुद ऑब्जेक्ट बनाए। मतलब मैंने बताया ना, हमारी एक क्लास है, उसको एक सर्विस चाहिए। अब सर्विस भी क्या है, एक क्लास है। तो हमारी जो पहली क्लास है वो सर्विस को यूज करेगी, लेकिन हमारी क्लास खुद से ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगी, बल्कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन की मदद से हम क्या करेंगे, उस सर्विस को यूज करेंगे अपनी क्लास के अंदर। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊंगा, तो और अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। यहां तक बस इतना समझो कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक डिजाइन पैटर्न है, जिसके अंदर हमारी एक क्लास ऑब्जेक्ट्स को रिसीव करती है, सर्विसेज को रिसीव करती है। कहां से रिसीव करती है, आउटसाइड। मतलब वो क्लास खुद से वो ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगी, बल्कि कहीं बाहर से उस ऑब्जेक्ट को रिसीव करेगी। ये कॉन्सेप्ट है आपके पास किसका, डिपेंडेंसी इंजेक्शन का। क्योंकि एक बात याद रखना कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट सर्विस के कॉन्सेप्ट के साथ इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, अगर इसी पॉइंट को मैं सिंपल वर्ड्स के अंदर आपको समझाऊं तो देखो क्या कह रहा है, DI मीन्स डोंट क्रिएट द ऑब्जेक्ट योर सेल्फ, लेट ASP.NET कोर प्रोवाइड इट टू यू। इसका मतलब मैंने क्या बताया था कि एक क्लास है, उसको एक सर्विस चाहिए, मतलब सर्विस का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहता है कि भाई
वो जो आपको सर्विस चाहिए, उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, उसका ऑब्जेक्ट आपको खुद से बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ASP.NET कोर आपको वो ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा आपकी क्लास को बाय यूजिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक हो गया, सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। अब आगे आ जाओ, अब इसको थोड़ा डिटेल में मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे देखो, विदाउट DI मतलब अगर हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन अपनी एप्लीकेशन में यूज नहीं करते तो हम किस तरह से काम करेंगे। यहां पे देखो क्या कह रहा है, सपोज अ स्टूडेंट कंट्रोलर नीड्स अ स्टूडेंट सर्विस। मतलब हमारी एप्लीकेशन में एक स्टूडेंट कंट्रोलर है, अब वो MVC का कंट्रोलर भी हो सकता है या API कंट्रोलर भी हो सकता है, तो उसको हमारे पास एक स्टूडेंट की सर्विस चाहिए। स्टूडेंट सर्विस का मतलब कि स्टूडेंट से रिलेटेड आपको वो कोई डेटा प्रोवाइड करेगा, कोई लॉजिक प्रोवाइड करेगा। किस तरह से, यहाँ पे देखो एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे रखा है। देखो ये स्टूडेंट कंट्रोलर की क्लास है और यहाँ पे देखो मैंने स्टूडेंट सर्विस का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, मतलब एक प्राइवेट वेरिएबल बनाया है। और देखो स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर इसका मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। कौन सा, स्टूडेंट सर्विस का मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पे अभी मैंने DI यूज नहीं किया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज नहीं किया, क्योंकि ये जो हमारी कंट्रोलर क्लास है वो डायरेक्ट हमारी स्टूडेंट सर्विस का ऑब्जेक्ट खुद से यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। देखो क्या कह रहा है, हेयर द कंट्रोलर इज क्रिएटिंग द स्टूडेंट सर्विस ऑब्जेक्ट इटसेल्फ यूजिंग न्यू। मतलब देखो जब भी हम न्यू का कीवर्ड यूज कर रहे होते हैं ना, इसका मतलब हम खुद से यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट कंट्रोलर की क्लास है वो खुद से यहाँ पे क्या कर रही है, स्टूडेंट सर्विस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रही है। लेकिन डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया कि जो क्लास हमारी सर्विस को यूज करना चाह रही है वो क्लास खुद से ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगी, बल्कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन की मदद से उस ऑब्जेक्ट को, उस सर्विस को, क्लास को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, मतलब यहां पे देखो डिपेंडेंसी इंजेक्शन में कुछ इस तरह का काम होता है। ये देखो स्टूडेंट कंट्रोलर है, उसी तरह यहां पे हमने स्टूडेंट सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब वेरिएबल बनाया। और फिर यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या काम हो रहा है, मतलब स्टूडेंट कंट्रोलर का जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर यहाँ पे देखो मैंने एक पैरामीटर यहाँ पे बनाया, और वो पैरामीटर किस टाइप का है, स्टूडेंट सर्विस टाइप का। और ये जो वेरिएबल था इसको यहां से इनिशियलाइज किया जा रहा है, मतलब कंस्ट्रक्टर के अंदर जो मैंने पैरामीटर बनाया था उसके थ्रू यहाँ पे हमारे इस वेरिएबल को, सर्विस के वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जा रहा है। ये हमारे पास कहलाता है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, जो कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन की एक टाइप है। और यही रिकमेंडेड तरीका भी है, मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है ना कि अगर आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन को इंप्लीमेंट करना है तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन आपने यूज करना है। जिसके अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये जो पैरामीटर है ये हमारे इस प्राइवेट वेरिएबल सर्विस के वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहा है। इसका मतलब फिर मैं इस सर्विस के वेरिएबल को यूज करके इसके अंदर का जो भी डेटा है, मेथड्स है, मैं उनको यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे देखो इसका पॉइंट, ASP.NET Core कैन क्रिएट एंड प्रोवाइड द सर्विस ऑटोमेटिकली। इसका मतलब स्टूडेंट कंट्रोलर हमारी एक क्लास है, उसको इस सर्विस की जरूरत है, इसके ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो यहां पे देखो कहीं भी मैं न्यू का कीवर्ड यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि जो ASP.NET Core है उसका जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का एक कॉन्सेप्ट है वो खुद से यहाँ पे हमें सर्विस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा, प्रोवाइड करके देगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो रजिस्टर द सर्विस, मतलब जब आपने सर्विस क्रिएट करनी है तो उसको रजिस्टर लाजमी करना है। ठीक है, देखो कहाँ पे रजिस्टर करना है, program.cs। आपको पता है ना, जब भी आप विजुअल स्टूडियो के अंदर प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको लाजमी एक program.cs की फाइल मिलती है जहां पे आप अपनी सर्विसेज को, मिडिलवेयर्स को क्या करते हो, रजिस्टर करते हो, कॉन्फ़िगर करते हो। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे देखो ये एक स्टूडेंट सर्विस की मैंने बनाई, ये मैंने एक स्टूडेंट सर्विस की एक सर्विस बनाई, और यहाँ पे देखो ये लाइन हम program.cs के अंदर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं अभी मैं प्रैक्टिकल करके आपको बताता हूँ। तो ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप अपनी सर्विस को यूज़ नहीं कर पाओगे। मतलब पहले रजिस्टर करोगे program.cs में, उसके बाद ही आप अपनी सर्विस को यूज़ कर पाओगे। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, अब मैं इसका थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल के बगैर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन ASP.NET Core द रिकमेंडेड अप्रोच इज टू क्रिएट अ सर्विस। मतलब देखो स्टेप बाय स्टेप बता रहा है कि जो रिकमेंडेड हमारे पास अप्रोच है ना माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, वो क्या है कि सबसे पहले आपने सर्विस क्रिएट करनी है और फिर उस सर्विस को रजिस्टर करना है। कहाँ रजिस्टर करना है, DI कंटेनर, मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन का एक कंटेनर होता है कहाँ पे, program.cs के अंदर, जहाँ पे सारे हमारे पास सर्विसेज रजिस्टर हुई हुई होती हैं, वहीं पे आपको अपनी सर्विस को रजिस्टर करना है। मतलब पहले सर्विस को क्रिएट करना है, फिर program.cs के अंदर सर्विस को रजिस्टर करना है, और फिर उसको इंजेक्ट करना है कहाँ पे, अपने कंट्रोलर के अंदर।
थ्रू द कंस्ट्रक्टर। वही बात जो मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट में भी दिखाई कि माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है कि भाई आपने जिस कंट्रोलर के अंदर उस सर्विस को यूज करना है उसको आप कंस्ट्रक्टर की मदद से इंजेक्ट करोगे। और देखो हमारी एप्लीकेशन में मल्टीपल कंट्रोलर्स भी हो सकते हैं ना, जिस तरह आपने देखा होगा होम कंट्रोलर होता है, आपके पास एडमिन कंट्रोलर होता है, यूजर कंट्रोलर होता है, इस तरह के मल्टीपल कंट्रोलर्स होते हैं। तो सर्विस का क्या फायदा है कि सर्विस आप एक दफा बनाओगे और फिर उसे आप अपने मल्टीपल कंट्रोलर्स के अंदर बार बार रीयूज कर सकते हो। ठीक है, फिर यहां पे देखो सेकंड पॉइंट वही जो मैंने अभी बताया, माइक्रोसॉफ्ट स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन एज द स्टैंडर्ड पैटर्न फॉर कंट्रोलर्स। मतलब यहां पे कह रहा है कि अगर आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन को इंप्लीमेंट करना है तो माइक्रोसॉफ्ट क्या रिकमेंड कर रहा है, मतलब उसने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में बताया हुआ है कि कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन एक स्टैंडर्ड पैटर्न है जिसको फॉलो करके आप अपने कंट्रोलर्स के अंदर सर्विसेज को यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे आ जाओ, अब इसका प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो हम आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं अपना एक न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखो टेम्पलेट आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे जो टेम्पलेट यूज करने वाला हूँ वो है ASP.NET Core वेब API की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा है, आप चाहो तो ये वाला टेम्पलेट भी यूज कर सकते हो, ASP.NET Core वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर वाला। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा डायरेक्ट आपको करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ASP.NET Core वेब API यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं और अब देखो इसका मैं नाम यहाँ पे रख रहा हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ डिपेंडेंसी इंजेक्शन और इसके साथ साथ सर्विसेज। ठीक है, मतलब जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सर्विसेज का कॉन्सेप्ट लिया था ना, तो उसका प्रैक्टिकल और डिपेंडेंसी इंजेक्शन का प्रैक्टिकल इसी लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने अपने प्रोजेक्ट का यहाँ पे नाम रखा और अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो फ्रेमवर्क मैं .NET 8 यूज कर रहा हूँ क्योंकि फिलहाल लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। ठीक है, आप चाहो तो .NET 9 भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और .NET 10 भी आ चुका है। ठीक है, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसका यहाँ पे SDK अभी मैंने इंस्टॉल नहीं किया हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे .NET 8 सेलेक्ट कर रहा हूँ। बाकी सारी चीज़ें आपने एज इट इज़ रहने देनी है और यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे देखो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। और याद रखना ये वेब API का प्रोजेक्ट है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो सर्विस क्रिएट करनी है। ठीक है, तो सर्विस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे देखो मैं राइट क्लिक करता हूँ, अपने इस प्रोजेक्ट पे ऐड पे जाते हैं और यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर लेता हूँ और इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ सर्विसेज। ठीक है, और अब देखो याद रखना जो बेस्ट अप्रोच है ना सर्विसेज को क्रिएट करने के लिए, उस अप्रोच के अंदर हम इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट भी यूज करते हैं। भाई देखो अगर आपको C# प्रोग्रामिंग में इंटरफेस का कॉन्सेप्ट नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आओ, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि इस सर्विसेज के फोल्डर के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक इंटरफेस ऐड करने वाला हूँ। तो आपने क्या करना है, देखो सर्विसेज के ऊपर राइट क्लिक करना है, ऐड पे जाना है और यहाँ पे क्लास आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, और देखो क्लास के नीचे आपको इंटरफेस नजर आ रहा है, इंटरफेस आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे देखो इस इंटरफेस का नाम यहाँ पे मैं रखता हूँ आई स्टूडेंट सर्विस। ठीक है, आई स्टूडेंट सर्विस और यहाँ पे अब ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये इंटरफेस हमारे पास क्रिएट हो चुका है आई स्टूडेंट सर्विस के नाम से। तो भाई देखो आपको पता होगा जिन्होंने इंटरफेस का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है कि इंटरफेस के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कौन से मेथड्स होते हैं, जिनकी बॉडी नहीं होती। अच्छा ये अज्यूर के लिए लॉगिन मांग रहा है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और वो जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे उनको जो इस इंटरफेस की चाइल्ड क्लासेस हैं वो इंप्लीमेंट करेंगी। किस तरह से मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं दो सिंपल से एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बना रहा हूँ और इसका मैं एक का नाम रखता हूँ गेट स्टूडेंट नेम। ठीक है, सिंपल, देख रहे हो बॉडी नहीं आती, मतलब इसके अंदर इस तरह से कर्ली ब्रैकेट के अंदर बॉडी नहीं आती इंटरफेसेस के अंदर। ठीक है, डायरेक्ट हम मेथड्स की डिक्लेरेशन करते हैं। ठीक है, और एक दूसरा मेथड मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड और उसका नाम होगा यहाँ पे गेट स्टूडेंट एज। ठीक है, मतलब देखो दो सिंपल से मैंने यहाँ पे मेथड्स की डिक्लेरेशन दे दी, क्योंकि इंटरफेस के अंदर हम सिर्फ मेथड्स की डिक्लेरेशन ही देते हैं विदाउट बॉडी। बॉडी हम इसकी कहाँ पे देंगे, देखो ये मैंने यहाँ पे एक डिक्लेरेशन बना ली है, मतलब इंटरफेस बना लिया है। तो अब देखो इसी सर्विस के फोल्डर के अंदर अब मैं एक क्लास ऐड करूंगा, तो राइट क्लिक करते हैं, क्लास ऐड करते हैं और इस क्लास का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ स्टूडेंट सर्विस। ठीक है, अब ये इंटरफेस नहीं है तो इसलिए शुरू में मैंने यहाँ पे प्रीफिक्स आई नहीं लगाया। ठीक है, तो देखो ऐड करते हैं इसको, सही है, देखो ये हमारे पास क्लास आ गई। तो देखो ये चाइल्ड क्लास होगी। चाइल्ड क्लास किसकी होगी, ये जो हमारा आई स्टूडेंट सर्विस का इंटरफेस है ना, ये इंटरफेस पेरेंट होगा।
किसका पेरेंट होगा? हमारे पास इस स्टूडेंट सर्विस की क्लास का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है, तो यहाँ पे मैं टैप करता हूं तो ये देखो, मतलब अब ये स्टूडेंट सर्विस वाली जो क्लास है ये चाइल्ड क्लास है, और ये आई स्टूडेंट सर्विस इसका पेरेंट है, मतलब पेरेंट इंटरफेस है। लेकिन देखो यहाँ पे एरर आ रहा है। रूल क्या है? रूल यहाँ पे देखो, इसके अंदर दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है ना, तो जब मैंने पेरेंट यहाँ पे इसको बनाया, मतलब स्टूडेंट सर्विस को जब मैंने चाइल्ड क्लास बनाया, तो अब स्टूडेंट सर्विस की जिम्मेदारी है कि इसके पेरेंट इंटरफेस के अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उनको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका क्या है? यहाँ पे देखो, जहाँ पे नीचे एरर आ रहा है, इसके नीचे यहाँ पे देखो एक ड्रॉप डाउन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे आप इंप्लीमेंट इंटरफेस कर दो। ठीक है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखो, ये जो दो मेथड्स मैंने यहाँ बनाए थे ना, गेट स्टूडेंट नेम और गेट स्टूडेंट एज, इनकी बॉडी यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे पास आ गई। देख रहे हो? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो गेट स्टूडेंट एज है, ठीक है, ये रिटर्न करे एज फॉर एग्जांपल 33, सही है। और गेट स्टूडेंट नेम, ये चूंकि स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम यहाँ पे पास कर देता हूँ, मोहम्मद आदिल। ठीक है, मतलब देखो सिंपल सी मैंने सर्विस बनाई है, कोई अभी तक मैंने इसके अंदर कोई बड़ी सी बिजनेस लॉजिक मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं की, जस्ट मैंने यहाँ पे दो मेथड्स बनाए हैं, और ये दोनों मेथड्स कहाँ से आ रहे हैं? इस इंटरफेस में से आ रहे हैं। देख रहे हो? क्योंकि मैंने इनको यहाँ पे डिक्लेयर किया था और फिर मैंने इनको बॉडी यहाँ पे दे दी, क्योंकि इंटरफेस आपको पता है हम क्यों यूज करते हैं? एब्स्ट्रैक्शन के लिए। जिन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो उन्हें पता होगा कि हमारे पास इंटरफेस हम क्यों यूज करते हैं? एब्स्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो वही जो ऊप के कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास रिकॉल हो रहे हैं। ठीक है, सही। तो देखो ये मैंने सिंपल सी सर्विस बना ली। अब मुझे इस सर्विस को रजिस्टर करना। मैंने आपको बताया था पहला स्टेप क्या था? क्रिएट अ सर्विस। दूसरा स्टेप क्या था? रजिस्टर अ सर्विस इन program.cs। और तीसरा हमारे पास स्टेप क्या था कि वो कंट्रोलर जो हमारी सर्विस को यूज करना चाह रहा है उसके अंदर हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन की मदद से अपना ये जो सर्विस है वो इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ program.cs के अंदर। तो भाई ये देखो, ये सर्विसेज यहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट सर्विसेज रजिस्टर हुई हुई हैं, तो इन्हीं के नीचे आपने अपनी सर्विस को रजिस्टर करना है। ठीक है, मतलब याद रखना ये वाली जो लाइन है ना, builder.build वाली, इससे पहले आपने अपनी सर्विस को यहाँ पे रजिस्टर करना है। ठीक है, तो देखो builder.services डॉट, और यहाँ पे मैं एक लाइफ टाइम स्कोप यूज कर रहा हूँ, ऐड स्कोप। मतलब देखो डिपेंडेंसी इंजेक्शन की ना कुछ लाइफ टाइम्स है, आपने सुना होगा ऐड स्कोप होता है, ऐड ट्रांजिएंट होता है, ऐड सिंगलटन होता है। इसके लिए हम अपने नेक्स्ट इंटरव्यू के अंदर इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी सर्विस को रजिस्टर कर रहा हूँ। तो दो चीज़ें रजिस्टर होंगी। सबसे पहले हमारा ये इंटरफेस। तो देखो जैसे ही मैंने आई स्टूडेंट इंटरफेस लिखा, ये कहाँ पे मौजूद था? देखो ये हमारे पास इस नेम स्पेस में मौजूद था। मतलब ये हमारा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर सर्विसेज के फोल्डर के अंदर ये वाला इंटरफेस मौजूद है, इसलिए उसने उसका नेम स्पेस ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, और उसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पे जो स्टूडेंट सर्विस की क्लास भी हमने बनाई थी ना, वो भी, उसका भी एड्रेस आपने इस तरह से यहाँ पे रजिस्टर करना है। तो देखो सर्विस क्रिएट हो गई, उसके बाद हमने उसको यहाँ पे रजिस्टर कर लिया। और सर्विस के अंदर दो चीज़ें हमारे पास थी, एक स्टूडेंट सर्विस का इंटरफेस और एक स्टूडेंट सर्विस की क्लास, दोनों को यहाँ पे मैंने इस तरह से रजिस्टर कर दिया। ठीक है, तो सर्विस हमने यहाँ पे रजिस्टर कर ली। अब हमें क्या करना है? अब हमें अपनी सर्विस को, स्टूडेंट सर्विस को यूज़ करना है कहाँ पे? हमारे कंट्रोलर के अंदर, मतलब कंट्रोलर के अंदर इंजेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो एक कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर एक कंट्रोलर पहले से बना हुआ है, मैं यहाँ पे एक अपना कंट्रोलर ऐड करता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे जाते हैं, कंट्रोलर, और यहाँ पे आपने MVC कंट्रोलर नहीं लेना क्योंकि ये वेब API का प्रोजेक्ट है। तो लेफ्ट साइड में आपने API सेलेक्ट करना है और API कंट्रोलर MT ये हमने लेना है। ठीक है, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखो इस कंट्रोलर का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ स्टूडेंट कंट्रोलर। ठीक है, स्टूडेंट कंट्रोलर मैंने यहाँ पे इसका नाम रखा, ऐड पे क्लिक करते हैं, सही है। तो ये देखो ये स्टूडेंट कंट्रोलर की एक क्लास आ गई हमारे पास, और इसके अंदर देखो इसका राउट भी इंप्लीमेंट हुआ हुआ है और बता रहा है कि ये API कंट्रोलर है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, प्राइवेट और रीड ओनली, मैं एक वेरिएबल यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, और ये होगा कौन से इंटरफेस का? यहाँ पे देखो आई स्टूडेंट सर्विस का जो मैंने इंटरफेस बनाया था उसका हमारे पास ये एक वेरिएबल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, प्राइवेट वेरिएबल। ठीक है, और इसका नाम यहाँ पे मैंने रख दिया स्टूडेंट सर्विस। ठीक हो गया। और देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे आई स्टूडेंट सर्विस यहाँ पे मैंने ऐड किया था ना, तो देखो ये जो आई स्टूडेंट सर्विस का इंटरफेस है ये कौन से नेम स्पेस के अंदर मौजूद है? ये हमारा प्रोजेक्ट है डिपेंडेंसी इंजेक्शन सर्विसेज,
और इसके अंदर सर्विसेज का फोल्डर है, इसके अंदर ये वाला इंटरफेस मौजूद है। तो विजुअल स्टूडियो ने ऑटोमेटिकली इसका नेम स्पेस यहाँ पे ऐड कर दिया ताकि कोई एरर ना आए। ठीक है, सही है। तो देखो ये मैंने एक वेरिएबल बनाया रीड ओनली, जो कि अभी फिलहाल एम्प्टी है। तो इसके अंदर हमने इंजेक्ट करनी है डिपेंडेंसी। कैसे इंजेक्ट करनी है मैंने आपको बताया था, कंस्ट्रक्टर की मदद से। तो कंस्ट्रक्टर बनाने का शॉर्टकट है CTOR लिख के आप टैप करो। देखो ये कंट्रोलर आ गया। कंट्रोलर किस नाम से होता है? उसी नाम से होता है जो हमारी क्लास का नाम है, स्टूडेंट कंट्रोलर। तो कंस्ट्रक्टर भी उसी नाम से आ गया। ठीक है, तो अब देखो, अब इसके अंदर यहाँ पे मैं ये जो आई स्टूडेंट सर्विस है इसके नाम से एक वेरिएबल यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे कहता हूँ STD सर्विस। ठीक है, और अब देखो ये वाला जो वेरिएबल मैंने ऊपर बनाया ना, प्राइवेट रीड ओनली, ठीक है, इसको मैं इनिशियलाइज कैसे करूंगा? इस पैरामीटर से। ये जो पैरामीटर है जो मैंने यहाँ पे बनाया ना, ये इनिशियलाइज कर देगा इसको, ये जो हमारा स्टूडेंट सर्विस का प्राइवेट रीड ओनली है। इस तरह से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को इंप्लीमेंट कर लिया बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। मतलब देखो यहाँ पे ये जो कंट्रोलर है स्टूडेंट कंट्रोलर, ये कौन सी सर्विस को यूज करना चाह रहा है? इस स्टूडेंट सर्विस को यूज करना चाह रहा है। और याद रखना कि ये एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस की ये जो चाइल्ड क्लास है स्टूडेंट सर्विस, ये बेसिकली आपको डेटा प्रोवाइड कर रही है। मतलब किसको डेटा प्रोवाइड कर रही है? स्टूडेंट कंट्रोलर को। तो यहाँ पे देखो मैंने इसका वेरिएबल बनाया प्राइवेट रीड ओनली, और इस वेरिएबल के अंदर डेटा कहां से आ रहा है? STD सर्विस। और ये STD सर्विस भी हमारे पास आई स्टूडेंट सर्विस का क्या है, समझ लो एक पैरामीटर है जो कि इसको इनिशियलाइज कर रहा है। और याद रखना आई स्टूडेंट सर्विस के साथ अभी कौन सी क्लास एसोसिएटेड है, मतलब कौन सी क्लास कनेक्टेड है? ये वाली स्टूडेंट सर्विस। ठीक है, क्योंकि देखो इसका पेरेंट कौन है हमारे पास? ये आई स्टूडेंट सर्विस। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इस क्लास को, स्टूडेंट सर्विस की क्लास को यहाँ पे अपने इस स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर यूज कर रहा हूँ। ठीक हो गया? तो इसका मतलब जब भी मैं अपने इस कंट्रोलर को रन करूंगा तो हमारी एप्लीकेशन को पता चलेगा कि भाई ये जो कंट्रोलर है इसको ये वाली सर्विस चाहिए, मतलब स्टूडेंट सर्विस चाहिए। तो ASP.NET कोर चेक करेगा कहाँ पे? यहाँ पे program.cs के अंदर ये जो हमारे पास DI कंटेनर है ना, मतलब देखो इसको मैं DI कंटेनर कह रहा हूँ, और इसके अंदर वो सर्विस को चेक करेगा। अगर वो सर्विस रजिस्टर हुई हुई है तो ASP.NET कोर क्या करेगा? उस सर्विस का ऑब्जेक्ट बना के हमारे इस कंट्रोलर को पास कर देगा। यही वजह है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट कंट्रोलर की क्लास है वो इस सर्विस का ऑब्जेक्ट खुद से नहीं बना रही, बल्कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन के कॉन्सेप्ट की मदद से यहाँ पे वो इंप्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ। ठीक है, पब्लिक मेथड बनाता हूँ। ठीक है, और आई एक्शन रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि एक एक्शन मेथड है, और इसका मैं नाम यहाँ पे रख देता हूँ गेट स्टूडेंट। सही है। और ये मेथड कब चलेगा? जब HTTP रिक्वेस्ट होगी। ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट कौन सी होगी? गेट वाली। ठीक है, और अब इसके अंदर देखो मैं दो वेरिएबल्स बनाता हूँ। पहला मैं वेरिएबल बनाता हूँ नेम, और ये डेटा कहाँ से लेगा? देखो ये जो हमारे पास आई स्टूडेंट सर्विस का यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसके साथ स्टूडेंट सर्विस की क्लास कनेक्टेड है, मतलब वो चाइल्ड क्लास है। तो उसका यहाँ पे एक मेथड था, यहाँ पे देखो गेट स्टूडेंट नेम। ठीक है, और ये मेथड हमारे पास कहाँ पे था? स्टूडेंट सर्विस के अंदर ये वाला मेथड मैंने बनाया था, जो कि हमें क्या रिटर्न करके दे रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो आदिल रिटर्न करके दे रहा है, मोहम्मद आदिल। और फिर अगर एज को कॉल करूंगा तो 33 रिटर्न करके देगा। सही है। तो अब यहाँ पे देखो मैं एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ एज, और उसके अंदर भी यहाँ पे इस तरह से देख रहे हो, मतलब ये दो वेरिएबल्स मैंने बना लिए। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो अब ये जो गेट स्टूडेंट का एक्शन मेथड है ये एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। ठीक है, ओके का रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, और इसके अंदर यहाँ पे देखो इस तरह से मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मतलब एक ऑब्जेक्ट मैं रिस्पॉन्स में भेज रहा हूँ। और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये देखो इस तरह से, ये देखो, मतलब ये देखो ये जो मैंने दोनों वेरिएबल्स बनाए हैं ना, जो डेटा कहाँ से ले रहे हैं? हमारी स्टूडेंट की सर्विस में से डेटा ले रहे हैं मेथड्स की मदद से। पहले मैंने इनको नेम और एज में स्टोर किया, और अब ये नेम और एज जो है, देखो नेम को मैं इस प्रॉपर्टी के अंदर इनिशियलाइज कर रहा हूँ और एज को मैं इस प्रॉपर्टी के अंदर इनिशियलाइज कर रहा हूँ। दोनों वेरिएबल में डिफरेंस क्या है कि देखो जो प्रॉपर्टीज हैं उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल है, और ये जो वेरिएबल्स हैं उनका यहाँ पे देखो सारा स्मॉल है। ठीक है, तो मतलब जब मैं अपने इस कंट्रोलर को रन करूंगा तो कंट्रोलर क्या करेगा? यहाँ पे देखो हमारी सर्विस को यहाँ पे यूज करेगा, मतलब ऑटोमेटिक उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और उसी की मदद से यहाँ पे देखो ये जो मेथड्स हैं उनसे मैं डेटा लेके उनको यहाँ पे रिस्पॉन्स में रिटर्न करवा रहा हूँ। इसका मतलब जब मैं ये वाला मेथड कॉल करूंगा तो हमें रिस्पॉन्स में नेम और एज रिटर्न होंगे, जो कि हमें कहाँ से मिलेंगे? हमारे स्टूडेंट सर्विस में से। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल मैंने इसको रखा है ताकि समझने में आसानी हो।
ठीक है, तो देखो अब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ और इसका रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो चुकी है, लेकिन अब अपने कंट्रोलर को मैं कॉल कैसे करूंगा, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये आपको राउट नजर आ रहा है। सबसे पहले आपने एपीआई लिखना है और उसके बाद आपके कंट्रोलर का नाम। हमारे कंट्रोलर का क्या नाम है, स्टूडेंट। तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा, API/स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो शुरू में आ रहा है ना स्वैगर, इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ पे सिंपल आपने लिखना है API/ और फिर स्टूडेंट, हमारे कंट्रोलर का नाम। मतलब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट कंट्रोलर, सिंपल आपने स्टूडेंट लिखना है। और अब मैं एंटर करता हूँ, तो ये देखो जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखो नेम के अंदर क्या था, मोहम्मद आदिल। एज के अंदर क्या था हमारे पास, 33। सही है, इसको प्रिटी प्रिंट करके दिखाता हूँ। मतलब यहाँ पे देखो जेसन की फॉर्मेट में हमारे पास यहाँ पे ये डेटा हमें मिल रहा है। सही है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपनी सर्विस को डिपेंडेंसी इंजेक्शन की मदद से इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, सही है, तो यहाँ पे आके मैं अपनी एप्लीकेशन को स्टॉप करता हूँ और अब चलते हैं दोबारा अपने स्लाइड्स के ऊपर। ठीक है, तो ये देखो यही जो मैंने आपको पॉइंट्स यहाँ पे बताया था, इसको मैंने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके दिखा दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, वही पॉइंट जो अभी मैंने प्रैक्टिकल में आपको समझाया। ASP.NET Core sees that student controller requires student service। मतलब ASP.NET Core यहाँ पे देख रहा है कि जो स्टूडेंट कंट्रोलर है उसको स्टूडेंट सर्विस की नीड है। तो ASP.NET Core क्या करता है, DI कंटेनर में देखता है। DI कंटेनर कहाँ पे मौजूद होता है, program.cs के अंदर। वहां पे चेक करता है कि क्या ये स्टूडेंट सर्विस रजिस्टर है। अगर वो रजिस्टर होगी तो उसका जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो खुद से क्रिएट करेगा, मतलब ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा और कंट्रोलर को पास कर देगा। फिर कंट्रोलर उसी ऑब्जेक्ट को यूज करके सर्विस के अंदर जो भी डेटा था उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, विदाउट DI। मैंने आपको बताया था कि अगर आप DI मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज नहीं करते तो यहाँ पे इस तरह से आपको खुद से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे आपके पास न्यू का कीवर्ड यूज हो रहा है जो कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन में यूज करते हैं। तो स्टूडेंट कंट्रोलर यहाँ पे अभी खुद से क्या कर रहा है, स्टूडेंट सर्विस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, मतलब कहीं बाहर से ऑटोमेटिक तरीके से नहीं ले रहा। तो जब हम इस तरह से काम करते हैं तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, वो प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले इसके अंदर टाइट कपलिंग हो रही है, फिर हार्ड टू टेस्ट है ये, मतलब इसको टेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। और फिर देखो डिफिकल्ट टू रिप्लेस इंप्लीमेंटेशंस, मतलब कल को अगर मुझे स्टूडेंट सर्विस के बजाय कोई और यहाँ पे सर्विस यूज करनी है तो उसको रिप्लेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है भाई, देखो टाइट कपलिंग लूज कपलिंग का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको समझाता हूँ। बस आपने ये याद रखना है कि जब आप DI यूज नहीं करते तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक तो टाइट कपलिंग हो सकती है, टाइट कपलिंग हमारी एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती। हार्ड टू टेस्ट है, फिर डिफिकल्ट टू रिप्लेस इंप्लीमेंटेशंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो अगर हम DI को इंप्लीमेंट करते हैं तो कुछ इस तरह का काम हमने किया था कि कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को यूज करके हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज किया था। मतलब यहाँ पे हम खुद से ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे बल्कि ASP.NET Core का जो DI कंटेनर है वो ऑटोमेटिक हमें ये ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इसके बेनिफिट्स क्या है। मतलब जब आप DI यूज करते हो डिपेंडेंसी इंजेक्शन तो इसके आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट लूज कपलिंग होती है। मैंने बताया था विदाउट DI टाइट कपलिंग होती है, विद DI हमारे पास लूज कपलिंग होती है। और लूज कपलिंग हमारे पास बेनिफिशियल होती है हमारी एप्लीकेशंस के लिए। मतलब देखो टाइट कपलिंग में क्या होता है, यहाँ पे देखो टाइट कपलिंग में देखो जो हमारी स्टूडेंट कंट्रोलर क्लास है और स्टूडेंट सर्विस की क्लास है ये आपस में टाइटली कनेक्टेड है, हाईली कनेक्टेड है। इसका मतलब कल को अगर मुझे इस स्टूडेंट सर्विस के अलावा कोई दूसरी सर्विस यूज करनी है तो मुझे सारे कंट्रोलर्स में जाके उसको चेंज करना पड़ेगा, मतलब उस सर्विस को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इनकी टाइट कपलिंग हुई हुई है, मतलब टाइट कनेक्शन हुआ है। तो अगर उसके अंदर कुछ आप रिप्लेसमेंट करते हो तो वहां पे आपको बहुत सारी जगहों पे चेंजिंग करनी पड़ती है। ठीक हो गया, तो इसलिए हमें इसको लूज कपलिंग रखना पड़ता है। लूज कपलिंग के लिए मैंने आपको बताया कि लूज कपलिंग आप कैसे अचीव करोगे, जब आप खुद से ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे। मतलब स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर हम स्टूडेंट सर्विस का ऑब्जेक्ट खुद से नहीं बना रहे तो इसका मतलब यहाँ पे टाइट कपलिंग नहीं हुई हुई, यहाँ पे लूज कपलिंग हुई हुई है। सही है, और फिर यहाँ पे देखो इजियर यूनिट टेस्टिंग, मतलब हर सर्विस का जो एक अलग से एक यूनिट है उसको टेस्ट करना आसान है, कंट्रोलर्स को टेस्ट करना आसान है क्योंकि दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं, सेपरेट यूनिट्स हैं। ठीक है, लूज कपलिंग है उसके अंदर। और फिर यहाँ पे देखो बेटर मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी का मतलब कि भाई कल को अगर मुझे इस स्टूडेंट सर्विस को हटा के कोई और सर्विस भी यूज करनी है तो मुझे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक दूसरी सर्विस बनानी है
और उस सर्विस का पेरेंट इंटरफेस किसको रखना है, आई स्टूडेंट सर्विस को, जो अभी मैंने आपको बताया। तो इस तरह से आप सर्विसेज को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो बेटर रीडेबिलिटी, मतलब सारी चीजें आपके पास अलग अलग हैं, सेपरेट हैं, तो उसमें रीडेबिलिटी भी आपकी बढ़ जाती है। फिर स्केलेबिलिटी, मतलब कल को अगर आप अपने इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करना चाह रहे हो तो वो भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। मतलब जितनी चाहे सर्विसेज आप यहाँ पे बना सकते हो और उसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिप्लेस करके उसको टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे आ जाओ। तो अब देखो इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब आप इमेजिन करो कि आप एक रेस्टोरेंट में गए हो, ठीक है, और वहाँ पे आप फूड ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, जब आप फूड ऑर्डर करते हो तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आप डायरेक्ट किचन में चले जाओ रेस्टोरेंट के और खुद से वहाँ पे पकाना शुरू कर दो, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना। मतलब यहाँ पे यही कह रहा है, इमेजिन ऑर्डरिंग फूड एट अ रेस्टोरेंट, यू डोंट गो इनटू द किचन एंड कुक इट योरसेल्फ। बल्कि होता क्या है, यू सिंपली प्लेस एन ऑर्डर, मतलब वेटर को आप एक ऑर्डर प्लेस करते हो और वेटर ब्रिंग्स योर फूड, मतलब वेटर किचन में जाके शेफ को बताता है और फिर शेफ जब आपका वो फूड बना लेता है तो वेटर लेके आता है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है डिपेंडेंसी इंजेक्शन वर्क सिमिलरली, मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी कुछ इसी तरह का काम करता है, जिसके अंदर यहाँ पे देखो क्या है, यू रिक्वेस्ट अ डिपेंडेंसी, मतलब जो हमारा कंट्रोलर है वो हमारी एप्लीकेशन को बताता है कि भाई मुझे ये वाली सर्विस चाहिए। मतलब वो खुद से ऑब्जेक्ट नहीं बनाता कंट्रोलर, बल्कि वो सिर्फ रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे डिपेंडेंसी चाहिए, सर्विस चाहिए। तो वो जो DI कंटेनर है हमारे program.cs में, वो कंट्रोलर को सर्विस प्रोवाइड करता है, डिपेंडेंसी प्रोवाइड करता है, ठीक हो गया। अब आ जाओ इसके फॉलोअप क्वेश्चन जो कि इंटरव्यूअर आपके जवाब के बाद आपसे पूछेगा। तो देखो पहला फॉलोअप क्वेश्चन, व्हाई इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंपॉर्टेंट, मतलब ये जो DI है ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसका जवाब क्या है, यहाँ पे देखो, बिकॉज इट रिड्यूसेस कपलिंग एंड इंप्रूव्स मेंटेनेबिलिटी। देखो वही पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि ये कपलिंग को, मतलब वो जो टाइट कपलिंग है उसको लूज कपलिंग में रिड्यूस कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, और मेंटेनेबिलिटी को इंप्रूव करता है, ताकि अगर कल को हमें सर्विसेज को चेंज करके कुछ चीजें मेंटेन करनी है, मॉडिफाई करनी है, तो उसके लिए भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, डज ASP.NET कोर प्रोवाइड DI बाय डिफॉल्ट, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि क्या ASP.NET कोर डिपेंडेंसी इंजेक्शन बाय डिफॉल्ट हमें प्रोवाइड करता है। तो देखो इसका आंसर क्या है, यस, इट हैज अ बिल्ट इन डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर, जो कि कहाँ पे मौजूद होता है, program.cs में। और ये जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कंटेनर होता है ये वही होता है जहां पे हम अपनी सर्विसेज को रजिस्टर करते हैं, ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। मतलब ऑटोमेटिक वहां पे इंस्टेंस क्रिएशन, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रही होती है कंट्रोलर के लिए, ठीक है। फिर आगे आ जाओ। अब देखो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू टिप, जिसको आप अगर इंप्लीमेंट करते हो तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट आप आराम से क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ASP.NET कोर इंटरव्यू क्वेश्चन इज व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें लाजमी बतानी है जिससे इंटरव्यूअर को पता चल जाए कि भाई आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है। ऑलवेज एक्सप्लेन डेफिनेशन, मतलब सबसे पहले आपने DI की डेफिनेशन बतानी है, फिर उसके बेनिफिट्स बताने, जिस तरह मैंने बताया था कि लूज कपलिंग होती है, बेटर मेंटेनेबिलिटी होती है, यूनिट टेस्टिंग आसान होता है, ठीक है। फिर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बताओ, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी बताओ और उसके साथ साथ एक रियल वर्ल्ड की एग्जाम्पल भी बताओ, ठीक है। तो मतलब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट होती है और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ये आपने लाजमी बतानी है। तो ये इंटरव्यू टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। तो अब समरी बता के इस लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन अलाउज ASP.NET कोड टू ऑटोमेटिकली क्रिएट एंड सप्लाई रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होती हैं और प्रोवाइड हो जाती हैं हमारे कंट्रोलर्स को, मेकिंग एप्लीकेशंस क्लीनर, मोर टेस्टेबल एंड ईजियर टू मेंटेन, जिससे हमारी एप्लीकेशन क्लीन होती हैं, टेस्ट करना उसको आसान होता है और इजी टू वो मेंटेन होती है, ठीक हो गया। तो ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन की समरी हो गई और यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना। इसके साथ साथ कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।